माय डियर स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट है हमारे पास जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 12। टू इक्वल नेगेटिव चार्जेस माइनस क्यू इज़ फिक्स्ड विद 0 a। अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करें तो इधर एक्स एक्सिस और इधर वाई एक्सिस हम लगा लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस। यहाँ पे कोऑर्डिनेट फिक्स कर लेते हैं 0 a, मतलब वाई एक्सिस जो है प्लस ए पे है। यहाँ पे 0 माइनस ए, मतलब वाई एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट है माइनस ए पे है। और यहाँ पे दोनों जगह पे हमने एक माइनस क्यू का चार्ज रखा है, दोनों ही जगह पे। तो माइनस क्यू रख लेते हैं। पॉइंट रख देते हैं कुछ भी। ये वाई एक्सिस है तो इधर पॉइंट ए रख देते हैं, इधर पॉइंट बी रख देते हैं। क्लियर। पॉजिटिव चार्ज क्यू इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट एट अ पॉइंट 2 a। तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज क्यू है जो कि 2 a 0 पे है। तो एक्स कोऑर्डिनेट पे 2 a है, वाई पे 0 है। द चार्ज क्यू विल, अब चार्ज क्यू क्या करेगा, वो ऑसिलेट करेगा। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, मूव टू द ओरिजिन एंड रिमेन एट रेस्ट देयर। यहाँ पे जाएगा और यहीं पे रुका रहेगा। अब ये यहाँ पे रुका नहीं रहेगा बिकॉज अब देखो इस चार्ज के ऊपर इफेक्ट देखना है। तो ये नेगेटिव इधर से इसे अट्रैक्ट कर रहा है और ऊपर वाला नेगेटिव इधर से इधर अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये इस तरफ मूव करेगा। इधर मूव करता जाएगा, मूव करता जाएगा और फिर जाएगा यहाँ पे। लेकिन फिर जब ये यहाँ पे जाएगा तो सेम फिनोमेना इधर भी लगेगा, इधर अट्रैक्शन और ये फिर ऐसे जाएगा। तो इट मीन्स कि ये जाएगा आपके पास, एग्जीक्यूट करेगा ऑसिलेशन। अब ऑसिलेशन क्या हार्मोनिक होंगी या नहीं होंगी, ये इंपॉर्टेंट। अब हार्मोनिक ऑसिलेशन के लिए एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स जो है आपके पास इक्वेशन आनी चाहिए। तो मतलब मेरे को फोर्स निकालनी है, और अगर फोर्स में मेरे पास जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स अगर आ जाती है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आ जाता है, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है, नहीं तो नहीं करता। तो सिंपल सा कंसेप्ट हमारे पास ये है। तो ऑक्सीलेट तो ये करेगा, यहाँ से देख के ही पता चल रहा है कि ये ऑक्सीलेट कर रहा है। एक बार इधर जा रहा है, एक बार इधर जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, फिर इस तरीके से। ठीक है, तो ऑक्सीलेशन इसकी चल रही है, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्स। तो फोर्स निकालने के लिए अब हमें एक ये दो पॉइंट हम कंसिडर कर लेते हैं कि ए और एक्स ही मान लेते हैं इस पॉइंट को। तो ए एक्स के साथ मतलब कि माइनस क्यू ऊपर वाला, और कैपिटल क्यू के ऊपर जो फोर्स लग रही है एक वो लगा लेते हैं, और एक बी एक्स, तो माइनस क्यू और कैपिटल क्यू फोर्स लगा लेते हैं। तो दो फोर्सेस आपके पास ऐसे आ जाएंगी, F1 F2। क्योंकि डिस्टेंस सेम है, देखो ये डिस्टेंस सेम रहेगा, ए हमारे पास है। जब आप इसको डिस्टेंस को निकालोगे तो डिस्टेंस सेम है, तो F1 और F2 का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम आएगा। अगर सेम आएगा तो बीच में आपको एक नेट रिजल्टेंट फोर्स मिलने वाली है। नेट रिजल्टेंट फोर्स F होगी, दैट इज इक्वल्स टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस ऑफ थीटा। ऐसे करके हम लोग निकालते हैं। तो ये अंडर रूट करके इस तरीके से निकालेंगे। तो फोर्स का फॉर्मूला लगाओ पहले। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है के Q1, मतलब ऊपर जो Q है Q, Q2 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। अब आप डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अब डिस्टेंस आप देखिए कि ये कुछ इस तरीके से है। एक ट्रायंगल ऐसे है जिसका ये जो है ये 2a है, ये जो है ये a है। तो ये जो बच के आने वाला है a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, मतलब 4a स्क्वायर। तो ये आएगा 5a स्क्वायर द अंडर रूट, और यू कैन से अंडर रूट 5a। तो ये आपके पास बनेगा, तो ये बनेगा अंडर रूट 5a। क्लियर। तो अब आपके पास ये कुछ इस तरीके से निकल के आ रहा है, और फिर उसके बाद ये तो आ गया डिस्टेंस आपके पास, फिर इसका स्क्वायर। तो आपके पास ये आ जाएगा क्यू अपॉन 5a स्क्वायर। एक फोर्स ये आएगी, दूसरी फोर्स भी ये आएगी। फिर कोस 30 जो है मतलब कोस का एंगल जो है उसकी बात करेंगे कि कोई भी कोस का थीटा जो हमारे पास बनेगा। तो आप ये देखिए कि हमारे पास की कोस का एंगल क्या बनेगा, उसको निकालने की हमारी ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि एक MCQ टाइप में यहाँ पे हमें फोर्स दिख रही है। Q कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट है, और K आपके पास कांस्टेंट है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a स्क्वायर, या फिर ये बोलो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर। तो मतलब एग्जीक्यूट तो कर रहा था पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर है। F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, या फिर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x नहीं है। अगर ये नहीं है तो इट विल नॉट फॉलो SHM। तो मतलब अब अगर आप देखें, हम ऑप्शंस में जाएं
तो एग्जीक्यूट ऑसिलेशन बट नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आपका ये जो है हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली इस तरीके से बनेगा। क्लियर? तो नेक्स्ट अब देखेंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 16। थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा ध्यान से आपको समझना पड़ेगा कि हमारे पास क्या इसका आंसर आ रहा है और किस तरीके से हमने सारा का सारा सोल्व करना है। क्लियर? तो वी आर स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय द टू मासलेस स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ L। तो मतलब दो जो हैं हमने चार्ज स्फीयर को जो है हैंग कर दी हैं। आर इनिशियली एट अ डिस्टेंस d अपार्ट बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल रिपल्शन। तो मतलब दो हमने ऐसे चार्ज स्फीयर रख दी और इनिशियली दे आर d डिस्टेंस अपार्ट। तो d डिस्टेंस अपार्ट है और यहाँ पे ये L मान लेते हैं, लेंथ ये L मान लेते हैं। अगर इसको हाफ लेके जाएं तो d/2 आप मान सकते हो कि ये d/2 है, ये d/2 है। तो इसका मैं पॉइंट A B और यहाँ पे O मान लेता हूँ। क्लियर? आप चाहो तो फिर इसमें थीटा भी मान सकते हो, या ये थीटा है, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। द चार्जेस बिगन्स टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर एट द कांस्टेंट रेट। अगर चार्ज इसमें से निकल के बाहर जाएंगे तो ऑब्वियसली ये भी आगे इस तरफ मूव करेगा, ये भी, क्योंकि रिपल्शन की जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है, वो कम हो जाएगी। कांस्टेंट रेट में निकल रही हैं जिसकी v वेलोसिटी दी हुई है विद वेलोसिटी v। क्लियर? तो v वेलोसिटी इसमें पहले से गिवन है। तो v वेलोसिटी से ये अब दोनों अंदर की तरफ जा रहे हैं, जिसमें कि कुछ टाइम भी ये लेंगे और डिस्टेंस मान लेते हैं कि x है। तो ये भी डिस्टेंस x मूव करेगा और ये भी टाइम t ही लेगा, दोनों तरफ से मतलब इस तरीके से मूव कर रहे हैं। तो जब ये हाफ में पहुंचेंगे तो x/2 ये ट्रैवल करेगा, x/2 ये ट्रैवल करेगा, मतलब d/2 और x/2 सेम होंगे, मतलब, या फिर ये बोलो d और x सेम होंगे। तो इस तरीके से ये एक क्वेश्चन बन रहा है। तो द फंक्शन ऑफ x बिटवीन दैम बिकम्स, अब ये पूछ रहा है कि फंक्शन ऑफ x बिटवीन दैम, मतलब x की टर्म में आप, अब देखो आंसर देख के अगर मैं बताऊं तो आप यहाँ देखो, ये है a, ये है v, ये है x। तो मतलब एक तो x होना चाहिए हमारे आंसर में, एक a जो है वो क्या है, वैसे मैं सॉल्व कर चुका हूँ तो मेरे को आई नो कि a इज कांस्टेंट। बट अगर नहीं भी दिया हुआ तो हमारे पास अकॉर्डिंगली जैसे जैसे हम सोल्व करेंगे अपने आप आ जाएगा। तो एक v है जो कि वेलोसिटी है। तो मतलब आप ये समझ के चलिए कि एक डिस्टेंस और वेलोसिटी के बीच का हमने कुछ रिलेशन फाइंड आउट करना है, जिसमें a कुछ भी हो सकता है। अभी तक हमें नहीं पता कि a क्या है। क्लियर? तो जब ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन किस तरीके से है क्वेश्चन, ये सारे के सारे जो मैं करा रहा हूँ सारे के सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो इसका डायग्राम अगर मैं दोबारा ड्रॉ करूँ तो मैं इस तरीके से करूँगा कि थोड़ा सा बड़े स्केल पे बना लेते हैं। ये थीटा है, ये बराबर बराबर मान लेना आप, ये थीटा है, ये थीटा है, यहाँ से mg डाउनवर्ड। अगर ये mg डाउनवर्ड तो t टेंशन ऊपर, यहाँ थीटा है तो यहाँ अल्टरनेट अपोजिट एंगल थीटा, ये आ जाएगा t cos थीटा, यहाँ आ जाएगा t sin थीटा। सिमिलरली यहाँ पे भी हो रहा होगा, mg डाउनवर्ड होगा तो इधर आ रहा होगा आपके पास t, और इधर आ रहा होगा t sin थीटा, और इधर आ रहा होगा, ऊपर आ रहा होगा थीटा, तो यहाँ आ रहा होगा t cos थीटा। तो हम अभी एक साइड की बात कर रहे हैं, तो सेम ही फोर्सेस लग रही होंगी, सेम ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो इसलिए एक ही साइड से हम लोग इसे सोल्व कर देंगे। तो इसको x/2 हम इस तरफ से मान लेते हैं। तो अगर हम सोल्व करें तो हमारे पास दो चीज़ें निकल के आती हैं। एक निकल के आ रहा है t cos थीटा इज इक्वल्स टू mg, और एक निकल के आ रहा है t sin थीटा। अब यहाँ पे जो है t sin थीटा किसके इक्वल आने वाला है, वो है कि आपके पास फोर्स के इक्वल आने वाला है। क्यों? क्योंकि एक रिपल्सिव फोर्स है जो कि बाहर की तरफ लग रही है, इधर एक रिपल्सिव फोर्स है जो कि बाहर की तरफ लग रही है। तो जितना ये अंदर आ रहा है इतना ही एक फोर्स बाहर हमें मिल रहा होगा, तो वो एक फोर्स हम बाहर की तरफ मान लेते हैं, ताकि ये क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहले थे। अब धीरे धीरे जैसे जैसे चार्ज लीक आउट हो रहा है तो ये धीरे धीरे अंदर की तरफ आ रहे हैं। तो पहले ये इक्वेशन मेरे पास दो बन जाती है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से इन दोनों को डिवाइड करें, अगर 2 डिवाइडेड बाई 1 करें तो एक टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू f/mg मेरे पास एक रिलेशन आ सकता है। और अगर मैं f निकालूँ तो f इज इक्वल्स टू k q1 q2, मतलब कि आपके पास अगर चार्जेस सेम हैं तो वहाँ पे आ जाएगा q स्क्वायर
अपॉन मान लीजिए दोनों के बीच का डिस्टेंस x है, क्योंकि d और x सब सेम है, तो अपॉन एक्स स्क्वायर। तो मतलब आपके पास बन के आ गया टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एम जी। अब अगर आप चीज़ देखें तो k कांस्टेंट है, अच्छा आपके पास k कांस्टेंट है, q कांस्टेंट नहीं है। q कांस्टेंट नहीं है क्योंकि q जो है वो लीक आउट हो रहा है, तो q कांस्टेंट नहीं है। mg कांस्टेंट है, तो अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाऊं तो यहाँ पे q स्क्वायर अपॉन में अगर मैं चाहूँ तो आपके पास mg कांस्टेंट है, सॉरी, और k तो पहले कांस्टेंट है, q कांस्टेंट नहीं है, mg कांस्टेंट है, x कांस्टेंट नहीं है, x वेरी कर रहा है। तो जैसे जैसे वो मूव कर रहा है, मतलब x हमने अभी वेरिएबल माना है, पूरा का पूरा अगर हम रख देंगे x तो फिर वो अलग हो जाएगा। पहले अभी के लिए हम मान रहे हैं कि x डिस्टेंस से वो आगे 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 आ रहा है, तो उसको dx मान के हम कर सकते हैं। तो इसलिए इसको मैं टेंजेंट थीटा को एक तरीके से इस तरीके से लिख सकता हूँ कि क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरीके से आपके पास मिल रहा है। फिर एक टेंजेंट थीटा आप और निकाल सकते हैं ट्रायंगल से। ट्रायंगल से कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे आपके पास ये x/2 है, ये डिस्टेंस l है, ये थीटा है। तो अब अगर मैं इसको टेंजेंट थीटा निकालूं तो वो निकलेगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और बेस होगा l स्क्वायर माइनस x/2 द होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है कि l इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन d, या फिर l इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन x। तो ये x/2 को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा x/2, और नीचे l स्क्वायर का अंडर रूट लोगे तो l, तो ये आ जाएगा x/2l। तो एक तो टेंजेंट थीटा मेरे पास यहाँ आ रहा है, एक टेंजेंट थीटा यहाँ आ रहा है, तो दो इक्वेशन मेरे पास बन के आ रही हैं टेंजेंट थीटा की। क्लियर? तो क्योंकि ये इक्वल रेट में आगे की तरफ आ रहे हैं, तो मतलब स्लोप जो है इनका सेम रहेगा। तो स्लोप अगर सेम रहेगा तो टेंजेंट थीटा जो पहले आया और जो टेंजेंट थीटा बाद में आया शुड बी सेम। तो मतलब पहले क्या आया था हमारे पास, तो पहले आया था अगर मैं देखूँ तो क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। और जो अब आया है तो दोनों के दोनों मतलब कि कांस्टेंट्स को छोड़ देंगे तो प्रोपोर्शनल बनाएंगे, क्योंकि इक्वल होता अगर कांस्टेंट होता, कांस्टेंट नहीं है तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन, तो x/2l ये मैंने रख दिया। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अगर देखें यहाँ से तो आपके पास 2l इज़ अगेन अ कांस्टेंट, 2l इज़ अगेन अ कांस्टेंट, तो उसको भी हम अल्फ़ा में मर्ज कर सकते हैं। तो क्यू स्क्वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब अल्फ़ा मान लो या फिर प्रोपोर्शनलिटी मान लो इसे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और ये सारा का सारा इसको हटा देते हैं तो ये आ जाएगा x³। इतना आ गया हमारे पास। तो क्यू स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x³, ये हमारे पास बन के आ गया। अब देखो चार्ज जो है एक रेट से लीक आउट हो रहा है, तो मतलब dq/dt चाहिए मेरे को, कहने का मतलब ये है। तो अगर मैं चाहूँ तो इसको बाय 2 अगर कर दूँ, मतलब दोनों के जो है इस तरीके से डिवाइड बाय 2, तो ये मेरे पास q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x⁻³ ये आ जाता है मेरे पास। अगर मेरे पास इतना आ गया, अब मैं इसको क्या करता हूँ, डिफरेंशिएट कर देता हूँ। तो dq/dt इज इक्वल्स टू 3/2 x⁻⁴ dx/dt, ये मेरे पास एक आ जाता है अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ। अब एज वी नो दैट dq/dt इज कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट रेट से आपके पास चार्ज फ्लो आउट हो रहा है, तो मैं इसको हटा के प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल टू 1 भी कर सकता हूँ, मतलब 1 के प्रोपोर्शन है 3/2 x⁻⁴ और dx/dt होगी वेलोसिटी। अब 3/2 इज अगेन अ कांस्टेंट टर्म, तो 1 इज डायरेक्ट, तो उधर जाके या फिर प्रोपोर्शनलिटी के अंदर इसे मिक्स अगर मैं करूँ तो x⁻½ इंटू वी, ठीक है। तो अगर मैं v को एक तरफ रखूं तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब कि इस तरीके से, तो x की पावर नीचे जाएगा ये 1/2, तो इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर -1/2। तो अल्फ़ा जो है कांस्टेंट नहीं था, अल्फ़ा जो था प्रोपोर्शनल का साइन था, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन में दिया नहीं था, तो इस तरीके से सोल्व होगा ये। तो इसका जो आंसर है, दो ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन में रिपीट कर रहे हैं, तो इसलिए अब इसमें अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं इसको चेंज कर दिया है, तो ये हमारे पास यहाँ पे ए मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये जो बनेगा तो ये बनेगा ऐसे v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x⁻⁻1/2, तो दिस इज़ योर आंसर। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है
Now next question is a point charge Q is situated at a distance r from one end of a thin conducting rod of length L, having a charge Q which is uniformly distributed. मतलब अगर मैं बात करूँ तो एक रोड है जिसकी लेंथ L है, उससे जो है इसका चार्ज जो है इसके ऊपर यूनिफॉर्मली जो क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हम यूज़ करेंगे। तो इसके एक एंड से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट चार्ज क्यू रखा हुआ है। अब पॉइंट चार्ज जो भी रखेंगे हम हमेशा प्लस क्यू मानते हैं, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू इज, मतलब इसके बीच में, मतलब इसको पी पॉइंट मान लेते हैं, और ए बी जो आपके पास है रोड के बीच में, इन दोनों के बीच में कितना जो है आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या लग रहा है, तो वो हम लोगों ने निकालना है। तो फोर्स पूछा तो फोर्स निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो सबसे पहले जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप पहले क्या करेंगे कि कहीं पे भी एक छोटा सा डिस्टेंस मान लेंगे। लेट अस सपोज दिस इज आवर dx लेंथ, और यहाँ से p पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो x है। तो इस dx के ऊपर पहले तो देखो चार्ज कितना है, तो पहले तो ये समझो कि l लेंथ पे q चार्ज है, तो यूनिट लेंथ पे चार्ज हुआ q बाई एल। तो dx लेंथ पे चार्ज जो होगा मतलब वो होगा इंटू डी एक्स। तो डी क्यू जो आ गया दैट इज़ क्यू बाई एल इंटू डी एक्स। यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग हम लोगों ने चार्ज निकाल लिया कि इतना चार्ज जो है वो डी एक्स पे है। अब मेरे को निकालना क्या है, अब आप देखो कि मेरे को टोटल फोर्स निकालनी है। तो टोटल फोर्स निकालने के लिए तो F इज इक्वल्स टू के क्यू वन। अब क्यू वन आपके पास है डी क्यू, क्यू टू क्या है क्यू, मतलब डी क्यू डी एक्स के लिए निकाल रहा हूँ अभी मैं। तो डी एक्स के लिए चार्ज क्या है डी क्यू, और पी पॉइंट पे चार्ज है क्यू, अपॉन में डिस्टेंस क्या है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा। तो जब आप इसे रखेंगे तो के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, डी क्यू की वैल्यू रखो क्यू अपॉन एल इंटू डी एक्स, इतना आ गया मेरे पास। तो ये रहेगा डी एफ अभी, क्योंकि अभी चार्ज जो है वो चेंज हो रहा है। तो अगर इतना आ गया देन वी हैव टू इंटीग्रेट इट। अब इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करें, अब ये देखो मैं चाहता हूँ कि R से लेके R प्लस एल तक का पूरा इफेक्ट P पॉइंट पे। तो मतलब आप ये समझिए कि मैं इंटीग्रेट करूँगा R से लेके R प्लस एल तक इस पूरे को। क्लियर? तो बाकी जो जो चीज़ें कांस्टेंट है उसे बाहर निकाल देते हैं। तो के क्यू, कैपिटल क्यू भी बाहर निकाल देते हैं, एल आर, आर प्लस एल, वन बाई एक्स स्क्वेयर डी एक्स। इतना शायद मेरे अकॉर्डिंग ये बनता है। अगर इसको करें तो इसके बाद आप क्या करें, इसको आगे इंटीग्रेट कर देते हैं। तो f अब आपके पास पूरा आएगा, तो के क्यू क्यू अपॉन एल, इसका बनता है वन बाई एक्स। जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन कैसे वन बाई एक्स बनेगी, एक्स की पावर माइनस टू की इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो एक्स की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन दैट इज इक्वल्स टू माइनस वन बाई एक्स। तो ये इंटीग्रेशन आपके पास आएगी। तो मैं इसे अलग रख देता हूँ। तो इंटीग्रेशन आर से आर प्लस एल तक की आपके पास गई। अब आप माइनस को चाहे बाहर निकाल दे तो माइनस के क्यू क्यू अपॉन एल, अपर लिमिट वन ओवर आर प्लस एल, माइनस लोअर लिमिट वन बाई आर। ठीक है, आगे क्या करें फिर से, अब एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। तो एलसीएम ले लिया तो आर प्लस एल इंटू आर, आर माइनस एल। ठीक है, जब ये जाएगा तो माइनस दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये इसके साथ कट गया। तो ये आपके पास आ गया माइनस के क्यू क्यू अपॉन एल, और ऊपर एक माइनस एल है, अपॉन में आर इंटू आर प्लस एल। एल से एल कट गया, माइनस से माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया प्लस के क्यू क्यू अपॉन आर इंटू आर प्लस एल। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है। तो अब ये देखिए कि ऑप्शन ये है बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन,